हेलो एंड वेलकम आप सभी का यूपी टीजीटी पीजीटी। आज इस लेसन में आपको मिलने वाले हैं कुछ लिटरेचर के क्वेश्चंस और ज़्यादातर से ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट, वर्ब कॉनकॉर्ड, टेंस डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको टैकल कैसे करना है, किस तरह से एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है एग्ज़ाम रूम में। ये जो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बेस पे भी इतना जो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं। एग्ज़ाम रूम में सब ज़ीरो हो जाता है या वहाँ पर जाके चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो हमको उस पर्सपेक्टिव से अपनी तैयारी करना है कि हमें एग्ज़ाम रूम में एमसीक्यूज़ में किस तरह से गलत आंसर को रिमूव करना है कि हमारे सामने करेक्ट आंसर आ जाए। ओके, तो कुछ ऐसे भी पढ़ना होता है, सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। हार्ड वर्क सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क पे भी हम लोग काम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। अगेन, व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्ड नोबेल प्राइज़। जैसा कि जॉन गाल्सवर्दी आपके सिलेबस में है, नोबेल प्राइज़ विनर है, इसीलिए सिलेबस में है। सबसे पहले तो यही समझ लो, है ना, नहीं तो बहुत है राइटर। अब इनको कब मिला था? दैट इज़ 1932। 1932 में मिला था। जब इनकी डेथ हुई थी 1933 में, उसके जस्ट एक साल पहले मिला था। ओके, तो इनकी डेथ हुई थी 1933 में और इनका जो बर्थ है वो है 1867। जॉन गाल्सवर्दी, ओके, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। जॉन सिन जॉन इनका सिडोनिम है, नकली नाम है, फेक नेम है, जो एक राइटर अलग से रख लेते हैं। जॉन सिन जॉन गाल्सवर्दी 1932 नोबेल प्राइज़ विनर, 1933 डेथ है, 1867 इनका बर्थ है। इतनी बातें आपको हर एमसीक्यूज़ में टैकल करके पढ़नी है एनालिसिस करते हुए। तो आप अगर 20 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना कहीं आपके हिडन में 80 पॉइंट तैयार हो जाएंगे उस समय, अगर आप इस तरह से तैयार करते हैं तो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी। इसका आपका लिटरेरी फॉर्म पूछ लिया गया है। अब देखो, एक क्वेश्चन में जो बात पूछी जा रही है उसको थोड़ा रिलेट कर लिया करो कि अगर ये यहाँ जॉन गाल्सवर्दी का ये जो वर्क है इसका जेनर पूछा गया है तो ये सेम सभी पर अप्लाई होता है। अब कोई भी वर्क पढ़ रहे हो, एक बार बस 1-2 सेकेंड 5 सेकेंड लगेगा, उसका जेनर भी देख लो। कोई भी वर्क आता है किसी राइटर का, आप याद भी कर रहे हो बहुत अच्छे से, इसका जेनर क्या है साथ में याद कर लो, समझ लो। तो डार्क फ्लावर है एक लव नॉवल, ओके, बाय जॉन गाल्सवर्दी। डार्क फ्लावर। Which drama of Galsworthy deals with the conflicts between capitalists and laborers? बहुत फेमस है ये ड्रामा इनका, कि जो जो डील करता है, जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं अमीर और गरीब के बीच, जो खाई हो जाती है, अमीर ज़्यादा अमीर है और गरीब ज़्यादा गरीब है, कुछ इस तरह के। तो आपका आंसर है स्ट्राइफ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। पब्लिश हुआ है 1909 में। और ये भी बताना रहा कि ये जो आपका पब्लिश हुआ है द डार्क फ्लावर, ये आपका पब्लिश हुआ है 1913 में। ओके, इम्पॉर्टेंट है। स्ट्राइफ आपका 1909 में पब्लिश हुआ है। बाकी ये सब इनके ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं गाल्सवर्दी के, आप ऐसे ही देख लीजिए। सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज, द स्किन गेम, स्ट्राइफ तो हम बात कर ही रहे हैं। क्या होता है ना कि मैचिंग्स में भी आ जाते हैं। इस तरफ गाल्सवर्दी के साथ बाकी 4 राइटर्स लिख दिए, इधर उनके वर्क लिख दिए और मैचिंग भी करा ली कुछ इस तरह से, तो भी हम हर एक चीज़ से कंसर्न करते हुए चलेंगे। द मिस स्पेल्ड वर्ड इज़, ठीक है। इसके पहले के जो मेरे जितने भी 7, 8, 9, 10 लगभग जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं वो सारे बेस्ड हैं लिटरेचर पे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक में, तो उनको भी आप लोग देखिए एक एक करके। ज़्यादा लेंदी भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट कंटेंट उसमें एनालिसिस करके बताया गया है। प्लेलिस्ट की मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दी है, प्लेलिस्ट भी जाके देखिए, सब कंटेंट है। जो सेट पढ़ रहे हैं उनको फिर से लगता है कि एक बार डिटेल से गाल्सवर्दी की बायोग्राफी पढ़ लें तो ज़रूर देखिए, मैंने सब बनाई हुई हैं। ओके, तो गलत स्पेलिंग किसकी है? तो आंसर आपका हो जाएगा कमिटी की, बाकी सब ठीक है। अब कमिटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है तो देखिए, COMMITTEE, ठीक है। इसमें केवल आई जो है वो एक बार आया है, इतना आपको ध्यान रखना, क्योंकि होता क्या है कमिटी में कि कौन से डबल आ रहे हैं कौन से सिंगल आ रहे हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और भी अच्छे से समझना है तो हम इस वे में समझ लेंगे कि देखो, जो आई है यानी कि मैं,
हम, ठीक है। अब अपने आप को व्यक्ति कम समझता है, बाकी सब मैं सिंगल हूँ और बाकी सब डबल हैं, डबल एम, डबल टी, डबल ई, कुछ ऐसे, क्योंकि ये तरीका होता है ना, कुछ ऐसे कुछ तो जोड़ लें जिससे कि याद रह जाए चीज़ ना, ऐसे। तो आई अकेला, बाकी सब डबल है, और सी ओ तो है ही फिर, क्योंकि यहीं से कन्फ्यूज होता है, डबल एम होना चाहिए। ओके, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए यहाँ पर भी सेम बात पूछी गई है, तो ग्रामर की स्पेलिंग गलत है, हेवन की भी गलत है, ये मैकेबर अगेन गलत, ये आपका करेक्ट है हेवन। ये जो हेवन है ये स्वर्ग वाला हेवन नहीं है, इसका मीनिंग होता है इस हेवन का, दैट इज़ आश्रय, ठीक है। अगर आप किसी, जैसे कि आप एक सहारा लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, आश्रय लेते हैं, रहने लग जाते हैं, बसेरा टाइप, कुछ ऐसा, तो इसका मीनिंग ये है। अब ये जो आपके सामने वर्ड आ रहे हैं ग्रामर, तो ग्रामर की सही स्पेलिंग आपकी क्या हो जाएगी, ये होगी ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग। इसमें इन्होंने सिंगल एम दे रखा है या डबल एम आएगा। ग्रामर की स्पेलिंग में ए आता है, यहाँ ज़्यादातर लोग ई लगा देते हैं, इसका भी ध्यान रखिए आप। और ये हेवन तो फिर हो गया, ये हो गया करेक्ट। अब नेक्स्ट जो है आपका ये मैकेबर, ये भी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। MACA इन्होंने BER लिखा है, पर हमारा BRE होगा, और इसका मीनिंग होता है टेरेबल, टेरेबल भयानक, भयंकर, मैकेबर का। ओके, हेवन का मैंने बता दिया, आश्रय मीनिंग होता है, ग्रामर इज व्याकरण। सो नेक्स्ट इज हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, करेक्ट ऑप्शन इज 8, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इतनी बेसिक चीज़ें पूछी जा रही हैं, इसका सीधा सीधा इन, देखो हम पढ़ रहे हैं, अच्छा ये सिलेबस में आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सोचना है कि ये सब क्यों है सिलेबस में। ये सब आपको इस तरह से, इस तरह बताया जा रहा है कि जब आप टीच करेंगे अपने स्टूडेंट्स को, व्हेन यू बिकम अ टीचर, आपको ये सब चीज़ें ऐसी आनी चाहिए बिल्कुल हलवे की तरह, और अपने बच्चों को आप अच्छे से डिलीवर कर पाओ ये सारी चीज़ों को। आप सेंटेंस को देखते ही समझ जाओ, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है टोटल 8, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी जो टोटल 8 है ना, आप ऐसे ही चुटकियों में आपको इतने अच्छे से आने चाहिए कि फिर बच्चों को बताने में आसान हो, आपको पूरी तरह से फुल रेडी किया जाए, है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 है, और बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। हिज करेज वन हिम ओनर, द वर्ड ओनर इज़ व्हाट। सो देखिए ये आपका नाउन है, ओनर, ठीक है, ये नाउन है। नाउन कौन सा नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, भाववाचक संज्ञा जो होती है, तो जिसमें ये भाव है केवल। अब ये कोई व्यक्ति स्थान तो है नहीं ओनर, हाँ, लेकिन भाव है ये ओनर, सम्मान, ठीक है, तो ये नाउन है। अब जैसे कि कोई भी सेंटेंस आ रहा है, क्योंकि आज जो है आपको इस क्लास में थोड़ी ग्रामर मिल रही है, मैंने इस बार इंक्लूड कर ली है, मैं करती नहीं हूँ, लेकिन बच्चे बोलते हैं मैडम ग्रामर भी लेकर आइए, तो मैंने कहा अब मैं मिक्स पढ़ाऊँगी, जो आएगा पढ़ाती चली जाऊँगी उनको कंटेंट को। तो देखिए अब क्या है, कभी भी ग्रामर अच्छी करने के लिए सिंपल सा एक काम करना होता है, जो भी सेंटेंस आपके सामने आए, दिन भर आप जो भी बात कर रहे हो, आपको पता है आप दिन भर जितनी भी बात करते हो उसमें से 80 to 90% आप पास्ट टेंस का यूज़ करते हो, ठीक है, क्योंकि आप वो काम कर चुके होते हो, फिर आप दुनिया को बता रहे होते हो मैंने ये किया, मैंने खाया, मैंने पिया, वट है ना, तो वो पास्ट टेंस होता है। अब यहाँ पर जो भी सेंटेंस आपके सामने कभी भी आता है, आप कोशिश करो उसका टेंस को कैच करने की। तो ये टेंस कौन सा है, यहाँ पर आप देखेंगे हिज करेज जो कि सब्जेक्ट है, इसके जस्ट बाद सीधे वॉन लिखा है जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, V2 है, ओके, फिर ऑब्जेक्ट है एंड देन अदर है। तो अब देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 जब आता है ना, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं, ओके। तो ये आपका हिज करेज वन हिम, फिर से बता दूँ, सब्जेक्ट प्लस V2। अब यहाँ पर ये जो करेज है ना, ये भी नाउन, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बाकी आप देखेंगे जैसे कि और भी इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखी हुई हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। एडजेक्टिव मतलब कि जो क्वालिटी बताते हैं नाउन की, एडवर्ब जो क्वालिटी बताते हैं वर्ब की, और वर्ब यानी कि कोई भी एक्शन, क्या काम हो रहा है। अब इस सेंटेंस में ये जो वन है ना, WON वन, ये आपका क्या है, वर्ब है, ओके। हिज करेज, तो ये करेज किसका है, हिज, ये हिज क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ओके। तो बाकी ये जो ओनर है, जो पूछा गया है, दैट इज़ अगेन नाउन। तो इस तरह से सेंटेंस को एनालिसिस करके समझो, और जब एक बार करते हैं थोड़ा सा डिटेल में चला जाता है, 2 बार 3 बार फिर वो फ्लोर पे आ जाती हैं चीज़ें और आसान हो जाती हैं अगेन। अब देखो ये पूछ रहे हैं इसमें करेक्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस, अब ये जो हमारा ग्रामर होता है उसमें टेंस होते हैं, मॉडल्स होते हैं,
नरेशन स्पीचेस होती है, एक्टिव वॉइस होते हैं, और एक होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। सुना होगा आप सभी ने सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी, हालांकि ये टेंस के अंदर ही पढ़ सकते थे, पर क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट और वर्ब आपस में कॉनकॉर्ड मतलब कैसा सामंजस्य बिठा रहे हैं, उसको लेकर ये टॉपिक है, और उसी से यहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आर्म्स इज़ गिवन टू द बेगर। अब आर्म्स क्या होता है? आर्म्स मीन्स होता है भिक्षा, भिक्षा मांगना, भीख मांगना, पर भिक्षा वर्ड अच्छा है। तो आर्म्स जो वर्ड है ना, हमेशा हमेशा प्लूरल नाउन ही माना जाता है, ठीक है, प्लूरल नाउन। तो आर्म्स जो कि नाउन है, जो सब्जेक्ट है आपका, और ये जो वर्ब है, वर्ब जो है आर के साथ यहाँ सामंजस्य सही बैठा रहा है, इन दोनों में नहीं, ठीक है, इसीलिए ये गलत हो गए। अब इसको क्या, इसका कोई लॉजिक है क्या है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे बेस होता है। आप प्रैक्टिस करो जितनी ग्रामर हो सके, जिस तरह से इतने क्वेश्चन आते जाए उसको उस समय याद कर लो, वो हो गया आपके लिए। आज आपने ये सीखा, ये आपका डन हो गया कि आर्म्स प्लूरल नाउन है आपका। तो आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, आर्म्स आर गिवन, और ये जो आपका सेंटेंस है ना, ये पैसिव वॉइस में है ना, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें, गिवन आर है ना, आर, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ये पैसिव वॉइस में है। अच्छा, बेगर्स है, यहाँ भी देख लो। अब इन्होंने यहाँ केवल बेगर लिखा या बेगर्स लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, नहीं, आपको अगर क्लैरिटी होगी ना, सही करके आएंगे आप। नेक्स्ट इज फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। अब फोर्थ वन करेक्ट है, हर जगह तीन ये जो वर्ड हैं, टॉम, आई एंड यू, इन तीनों की ही जगह चेंज की गई है अगर आप ध्यान से देखें, बाकी सही है। 8 स्वीट्स मतलब स्वीट खाई है ना इन तीनों ने। तो अब क्या है, इसको हम टैकल कैसे करें? तो देखो, सबसे पहले इन्होंने करेक्ट ऑप्शन, जैसे कि 4 है तो यू यानी कि सेकंड पर्सन, सामने वाला सेकंड पर्सन, मैं यानी फर्स्ट पर्सन, ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन, ओके। सेकंड पर्सन कौन है? यू, और थर्ड पर्सन कौन है आपका? वो जो टॉम, तीसरा व्यक्ति, ठीक है। अब देखो, अब इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं ये बात बोल रही हूँ, ठीक है, मैंने बोली कि तुमने, टॉम ने और मैंने ये स्वीट खाई। तो देखो, हमेशा क्या होता है ना, एक अच्छा, एक जो देखा ना, एक व्यक्ति अपने आप को सबसे पीछे रखता है, बाकी सबको आगे रखता है, कुछ ये फीलिंग आप समझो। तो आई ने अपने आप को सबसे पीछे बाद में बोला, यू क्योंकि सामने है, शक्ल के सामने है, उससे बात हो रही है तो उसको सबसे पहले रख दिया, फिर थर्ड वन को रखा, टॉम कोई होगा और मैं, ठीक है, कुछ ऐसे समझ लो, क्योंकि सेकंड पर्सन पहले है, देन थर्ड पर्सन, और सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन ने अपने रखा गया है। ये आपका करेक्ट सेंटेंस है, किस वे में इसको रखना है। विच सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब? तो इसके लिए देख लेंगे हम, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही ट्रीटेड हर बैडली। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है कि उसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ही ट्रीटेड हर बैडली, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इज, अगेन इम्पॉर्टेंट है, देख लेंगे करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। अब ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। देखो, अगर हम इसमें से ये पूरी बात हटा दें जो ब्रैकेट में बार बार लिखी हुई है ना, ब्रैकेट में लिखी हुई, इसको हटा दो, आप बस इतना देखो, द अदर बॉय वॉज देयर, एक दूसरा लड़का भी वहाँ था, द अदर बॉय। अब ब्रैकेट्स में क्या होता है ना, पहले ब्रैकेट्स आते हैं ये वाले, ठीक है, उसके अंदर ये पैरेंथेसिस वाले आते हैं, कुछ ये लॉजिक है इसका, ठीक है। अब जो कि इसमें नहीं है ये बात, देखो आप ध्यान से, फर्स्ट वाले में है ना, और इसमें थर्ड वाले में क्या करा उन्होंने, बाहर ये वाले लगा दिए, अंदर ब्रैक ऐसे गोल वाले लगाए, तो इसीलिए करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड वाला। थर्ड में तो फिर पता नहीं क्या लिखा है, 2 ब्रैकेट्स आर नॉट इन अ सेंटेंस, ये सब नहीं। अब देखो इसमें, क्योंकि इन्होंने पहले लगाए हैं ये ब्रैकेट्स, मुकुल, जो अदर बॉय है वो कौन है, मुकुल, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये वाले, ये मुकुल के लिए आए हैं, और मुकुल एलियास मुन्ना, एलियास मीन्स उर्फ, उर्फ अन्य नाम नहीं होता है, मुकुल उर्फ मुन्ना, तो ये एलियास मुन्ना करके उन्होंने अंदर भी इस तरह से बता दिया। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। और ये जो सेंटेंस है, द अदर बॉय वॉज देयर, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ओके, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आप इसको सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं, वॉज है क्योंकि। अब नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ लाइजन इज।
लाइजन इज आंसर इज इंटीमेसी। लाइजन मीन्स होता है कॉन्टैक्ट बनाना, संपर्क करना, दैट इज लाइजन। ओके, करेक्ट आंसर इज इंटीमेसी। हेट्रेड, लव एंड रफिन का मीनिंग आप जान ही रहे हैं, इजी है ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजेंट? इंडिजेंट मीन्स होता है पुअर, या फिर हम कह सकते हैं अ नीडी पर्सन। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स में स्टूडेंट्स या फिर आप फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, अच्छे से बच्चे हो, पढ़ रहे हो मन लगा के, लाइक करते जाएंगे साथ साथ, तो ये चैनल्स मेरा आगे भी जाएगा, लोगों के काम आएगा। बस इतनी सी बात है, तो आप लोग अभी लाइक भी करें साथ साथ में। तो इंडिजेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा? पुअर या फिर नीडी पर्सन। ओके, रिच अमीर, ब्रेव साहसी, इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान, एंड पुअर मीन्स इंडिजेंट और नीडी पर्सन। नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ जेनिथ इज, एंटोनिम ऑफ जेनिथ इज नंबर 1 नेडिर। देखो इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, समिट मीन्स टॉप, हेवन स्वर्ग। अब नेडिर ये हो गया जेनिथ का क्या अपोजिट वर्ड। जेनिथ मीन्स क्या होता है? अगेन टॉप होता है, और नेडिर मीन्स होता है बिल्कुल बॉटम। तो अपोजिट वर्ड्स हैं एक दूसरे के, मीनिंग भी बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्योर फॉर ऑल डिजीज इज, दैट इज पैनशिया। ठीक है, पैनशिया। बाकी जो ग्रेटिस है इसका मतलब होता है बिटवीन, टेम्पोरल, अगेन। तो जो सारी डिजीज़ को, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपके क्वेश्चंस हैं कि एक शब्द एक सेंटेंस के लिए एक शब्द में यूज़ होने वाले। तो पेनेशिया इज़ व्हाट? अ क्योर फॉर ऑल डिजीज़, ऐसा जिससे कि हर बीमारी को ठीक कर सके। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट? पर्टिनेंट का मीनिंग आपका है रेलेवेंस। रेलेवेंस यानी कि क्लोजली कनेक्टेड, पर्टिनेंट क्लोजली कनेक्टेड, रेलेवेंस। नैरो माइंडेड छोटी सोच वाले लोग, क्यूरियस उत्सुक हैं, जागरूक हैं, कुछ ऐसा। और ये हो जाएगा आपका पर्टिनेंट मीन्स रेलेवेंट। जैसा क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ही है सारे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमिनेंट? इमिनेंट का मीनिंग आपको हो जाता है नियर एट हैंड, या फिर हम कह सकते हैं नियर बाय। नियर बाय, इसका एक और सिनोनिम है एडजसेंट, एडजसेंट, एमिनेंट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिनेंट? दैट इज नियर एट हैंड, पास ही में। ठीक है, एमिनेंट। नेक्स्ट इज चेंज द नरेशन ऑफ सेंटेंस, यू से आई कट द फिंगर। तो यू से दैट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब सबसे पहले ये देखो, ये है क्या? ये नरेशन स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपने ज़्यादातर से सीखा होगा इस तरह वाला, यू सेड, आई सेड, ही सेड, शी सेड, कोई भी सेड। ओके, तो लेकिन यहाँ पर सेड नहीं लिखा है, यहाँ SAY से लिखा है, प्रेजेंट टेंस है ये। और जब प्रेजेंट टेंस होता है तो जो आपके स्पीच होती है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसका टेंस चेंज नहीं होता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? यू से, यू से सेम रहेगा, आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटे जाएगा, तो क्या लग जाएगा आपका? दैट लग गया। देन अब आपने पर्सन चेंज कर दिया, यू से दैट। ठीक है, यू कट द फिंगर, क्यों? आई चेंज हो जाएगा आपका यू में, इस तरह से देखिए। और ये इम्पॉर्टेंट है, अगेन यू से, जब यहाँ से लिखा है, सेज लिखा है, तो आप जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीच है आपकी, उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं हम, इसीलिए हमने यहाँ पर कट को कट ही रखा है ये। ठीक है, यू से दैट यू कट द फिंगर। आई होप क्लियर हुआ होगा आप सभी को। और आई को बस चेंज किया है यू में, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने अपने फिंगर को कट किया है, तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन, विच वन इज़ द करेक्ट सेंटेंस? ही सेड दैट अर्थ वॉज राउंड। देखो करेक्ट सेंटेंस इसमें से कौन सा है? तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात चल रही है कि जो अर्थ है वो राउंड है। ठीक है, तो इसको हम जुटला नहीं सकते, तो इसीलिए ये बार बार इन्होंने अगर वॉज लिखा है कि ही सेड दैट अर्थ वॉज राउंड, नहीं, अर्थ ऑलवेज राउंड, अर्थ इज़ राउंड। ओके, ही सेड दैट अर्थ इज़ राउंड। और इसमें अगर इसका क्वेश्चन बना होगा ना नरेशन का, तो इसमें ऐसे लिखा होगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अर्थ इज़ राउंड। ओके, और उनसे कहा गया कि चलो इसे नरेशन स्पीच को चेंज करो। तो इज़ को हम जानते हैं कि वॉज में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जाएगा नहीं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा एज इट इज़ रहेगा। तो ही सेड दैट अर्थ इज़ राउंड इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड से है आपका, कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में सही से कनेक्टेड हैं, कनेक्शन बना रहे हैं कि नहीं। सो करेक्ट आंसर क्या है, द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट। अब यहाँ पर ये बताना है कि जो न्यूज़ है ना, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, आर शॉकिंग और इज़ शॉकिंग। ठीक है, अब करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें से, सेकंड वाला। बाकी ये ऑप्शन सेम आ गए मिस प्रिंट के वे में, या फिर कुछ तो फ़र्क होगा इसमें, मुझे तो नहीं दिख रहा। हाँ, तो जो न्यूज़ है ना, जो न्यूज़ वर्ड है ना, ऑलवेज हमेशा वो सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, न्यूज़ हमेशा क्या से माना जाता है, सिंगुलर। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आर्म्स है जो प्लूरल में जाता है हमेशा, इसी तरह जो न्यूज़ है ना वो सिंगुलर में जाता है। तो द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज़ शॉकिंग, न्यूज़ इज़ शॉकिंग, ये जो इज़ है ना इसके अकॉर्डिंग आया है। ओके, नेक्स्ट इज, ही इज़ वन ऑफ दोज, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु आर विकेड। अब आपको यहाँ पर अगेन वन ऑफ दोज बॉयज़, ही इज़, ही के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। आप सोचेंगे कि हम कैसे इसको टैकल करें, तो ये जो आर आया है ना, ये दोज बॉयज़ के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु आर विक्ड, ना कि इज़। और ठीक है, यहाँ पे बॉय लिखा है, यहाँ बॉयज़ लिखा है, इसका भी फ़र्क है क्योंकि लगभग सेम है पहला और लास्ट वाला ए एंड डी, तो फिर भी इसमें ये चेंजेस हैं। ये बहुत ध्यान से देखना होता है ना एग्ज़ाम रूम में। सच में घर आके जब चेक करते हैं ना कि अरे हम कैसा करके आए, कैसा नहीं करके आए, कुछ लोग तो चेक भी नहीं करते फ्री हो जाते हैं ऐसे, लेकिन जो चेक करते हैं सच में ऐसी चीज़ें पता चलती हैं ना, तो इसीलिए कहते हैं कोई भी फॉर्म निकले ना, एग्ज़ाम देते रहो, आपका एक्सपीरियंस बनता है उससे और फिर सिलेक्शन हो ही जाता है कहीं ना कहीं जल्दी से। ठीक है, तो ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु आर विक्ड, ये वाला करेक्ट है। ये आर आपका ये बॉयज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने लिया है। या जो नियर बाय, आप देखिए ये जो वन ऑफ दोज है ना, जो आप यहाँ जो फिल करना है, तो जो नियर बाय आपका नाउन है, सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड से क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। तो 200 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग सम, ये करेक्ट है। 200 रुपीज़ हम कहेंगे तो 200 रुपीज़ है, तो आपने इसको प्लूरल क्यों नहीं माना। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के जो रूल्स होते हैं उसमें इस तरह के जो इस मनी के जो बताते हैं उसको यूनिट ऑफ मनी में रखा जाता है कि ये एक यूनिट ऑफ मनी है। ठीक है, इसीलिए ये सिंगुलर में माना जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ 200 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग सम। ये आर लिखा है और यहाँ पे इज़ लिखा है, तो ये रुपीज़ की स्पेलिंग गलत है यहाँ, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा हमारा। तो द करेक्ट आंसर इज़ ए, इज़ द करेक्ट आंसर, यूनिट ऑफ मनी। और इस तरह के और भी हैं तो भी आप इसमें ऐसे ही लगाइएगा। नेक्स्ट वन इज़ द करेक्ट सेंटेंस इज़। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आता है ग्रामर के सेंटेंसेस में, और कंफ्यूज भी बहुत करता है। ध्यान से समझेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको और भी बताने वाली हूँ, जैसे ये टुगेदर विथ है, और भी क्या होते हैं ऐसे। तो देखो, सबसे पहले तो ये आप पूछ रहे हैं कि इसमें द बैग टुगेदर विद द बुक्स आर लॉस्ट, इज़ लॉस्ट, इज़ लॉस्ट, इज़ लॉस्ट। ओके, फिर उन्होंने यहाँ बैग्स किया है, बैग किया है, बैग्स किया है, अगेन बुक बुक बुक, ये भी फर्क होगा, बहुत ध्यान से देखना। जैसे कि करेक्ट आंसर है आपका 3। क्यों है ये, देखिए अब मतलब कि जैसे कि ये हो जाएगा राम, राम के साथ लिख दें टुगेदर विथ। ओके, टुगेदर विथ, तो इज़ गोइंग टू मार्केट आएगा या आर गोइंग टू, टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपने टुगेदर विथ से पहले जो आपका वर्ब सब्जेक्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी वर्ब फिल करनी है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखो, द बैग है पर आर लगा दिया, गलत। द बैग्स है तो इज़ लगा दिया, गलत। ठीक है, अब द बैग टुगेदर विथ द बुक्स इज़ लॉस्ट, द बैग टुगेदर इज़ लॉस्ट, ये करेक्ट है आपका, क्योंकि ये जो इज़ आया है वो द बैग के लिए ही आया है। उसने भले ही आप कहें उसके साथ तो इतनी सारी किताबें हैं, बैग के साथ किताबें हैं, तो आर क्यों नहीं आया, नहीं आर नहीं आएगा। अगर ऐसा होता द बैग एंड द बुक, ध्यान से सुनिए, अगर एंड होता ना टुगेदर विथ की जगह तो आर आता। ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के रूल्स हैं।
अगर एंड करके लिखा होता तो आर आता, अदरवाइज अगर टुगेदर विथ से कनेक्ट कर रहे हैं वो, है ना, मेन द बैग है। और अगर टुगेदर विथ से भी कनेक्ट करते हैं, अलोंग विथ से भी कनेक्ट करते हैं, अगर इसमें लिखा होता द बैग अलोंग विथ द बुक्स ऐसे, और द बैग, और एक होता है एज वेल एज, तो भी ये सब सेम होते हैं। सिर्फ इसको ही, इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिल करनी है, ना कि यहाँ जो बुक्स लिखा है उससे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो द बैग टुगेदर विद द बुक्स इज़ लॉस्ट, ठीक है। बुक्स प्लूरल है भले ही, लेकिन आपको इस हमने किस बेस पे लगाया है, इसके बेस पे लगाया है, जो कि बाकियों में ऐसा नहीं किया गया है। अगेन आप लास्ट में भी देख सकते हैं, यहाँ बैग्स है लेकिन यहाँ इज़ लगा है, बहुत बारीक से देखना है ये। और ये जो टुगेदर विथ वाला रूल है ना, सेम आपका जाता है अलॉन्ग विथ। ग्रामर वाला कैसे लग रहा है मुझे बताना कमेंट करके ना, अलॉन्ग विथ एंड एज वेल एज, मे बी ये सेम बात अप्लाई होती है। इन विच ऑफ दिस सेंटेंस अबव इज यूज्ड एज एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्या, जो वर्ब की क्वालिटी बताए। वर्ब जो वर्क है, जो वर्ब यानी एक्शन, एनी एक्शन इज वर्ब, ठीक है। कोई भी क्रिया, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, क्रिया, एक्शन, तो कोई भी एक्शन है वो वर्ब है। वो वर्ब कैसे हो रहा है, वो एक्शन कैसे हो रहा है, वो हमें एडवर्ब बताता है। तो अब इसमें कौन से सेंटेंस में अबव, अबव मीन्स होता है ऊपर, है ना, अबव लाइक। तो अब यहाँ पर वो एडवर्ब के रूप में किस तरह से है, सो द हेवेंस आर अबव, ये करेक्ट कैसे होगा, हेवेंस है, हेवेंस का इसमें वर्ब क्या है, आर, यानी कि वो है। अब है तो किस तरह से है, अबव, तो है का संज्ञान है कि क्वालिटी बता रहा है अबव, इसीलिए यहाँ पर ये एडवर्ब अबव जो है एडवर्ब के रूप में यूज़ हुई है, ठीक है। बाकी जगह पर सिर्फ बताने के वे में यूज़ हुई है, ऊपर के वे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर वो चीज़ है तो उसको बता रहे हैं कि वो किस तरह से है, ओके, वर्ब को एडवर्ब के साथ बता रहे हैं। नेक्स्ट इज इन विच सेंटेंस एज इज यूज्ड एज कंजक्शन। देखिए एज कंजक्शन के रूप में भी यूज़ होता है, जैसे के रूप में भी यूज़ होता है, ऐसे जैसे। अब देखो, वी वॉकड एज फास्ट एज वी कुड, शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, जैसा मुझे है वैसा ही उसने किया, कुछ ऐसा। एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, कंजक्शन मीन्स क्या, जो दो सेंटेंस को जोड़ दे, ठीक है। तो ही वॉज पुअर एंड आई हेल्प्ड हिम, ये दो सेंटेंस है जिसको एज के साथ जोड़ा गया है, तो इसलिए करेक्ट हो जाएगा। बहुत बारीकी से ग्रामर को देखना होता है। ग्रामर मीन्स, ग्रामर का जो एक सब्स्टिट्यूट है दैट इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस, ओके। जितना ज़्यादा ग्रामर की खुद से प्रैक्टिस करेंगे, सेट पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको उतना अच्छे से वो हेल्प करेगा। सो क्लास, आज के वीडियो में इतने ही पॉइंट्स। लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमारे पास जो हमारा एक अलग से जो ऐप होता है उसमें सब दिखता है कि कौन कितने जो है बिना लाइक करे पढ़ रहे हैं, बिना सब्सक्राइब करे पढ़ रहे हैं। तो अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।